हमने sp2 और sp पढ़ लिया था, जो हमारा 6 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन था उसमें sp और sp2 को विद एग्जांपल हमने पढ़ लिया था और उसकी ज्योमेट्री भी देख ली थी। आज हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखिए इसको भी अगर हम डिफाइन करें सेम ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन रहेगी। क्या डेफिनेशन रहेगी हमारी? जब किसी एक ही एटम के आउटर मोस्ट शेल के एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण करके 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तब यह प्रोसेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो इस तरह से हमने डेफिनेशन देख ली थी, डेफिनेशन हमने देख लिया। हाँ ठीक है, कि एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, कितने बनेंगे ने? 4 बनेंगे ने, क्योंकि हमें पता है कि जितने पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए बनते हैं। तो यहाँ एक s और 3p भाग ले रहे हैं तो 4 नए बन के तैयार हो जाएंगे। अब हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन को भी विद एग्जाम्पल बताना है। ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, फिर हमें उसकी ज्योमेट्री भी बतानी है और उसका बॉन्ड एंगल भी हमें बताना है। तो इस तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका जो सेंट्रल एटम कार्बन है, इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन हम सेंट्रल एटम पर देखते हैं जनरली। सेंट्रल एटम वो होता है जो अदर एटम से सराउंडेड होता है, उससे जुड़ा होता है। जैसे अगर यहाँ बात करें, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है, राइट? क्योंकि यहाँ कार्बन से 4 क्लोरीन एटम, कार्बन से 4 क्लोरीन एटम्स आपस में कनेक्टेड है। ये 4 क्लोरीन एटम कार्बन से जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। 4 कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा क्लोरीन एटम कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो सेंट्रल एटम कौन हुआ? कार्बन हुआ। तो इस कार्बन पर जो कार्बन है CCl4 का, इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है कैसे पाया जाता है। तो हमारा सेंट्रल एटम कार्बन है, तो हमने यहाँ कार्बन लिख लिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है? एटॉमिक नंबर 6 है तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है 1s2 2s2 2p2, ठीक है? ये 6 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है कार्बन का। देखो फिर से BBT को हम याद करेंगे। BBT ने हमसे क्या कहा कि कोई भी एटम उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड होने चाहिए। देखते हैं वही क्या है या नहीं। तो आउटर मोस्ट शेल पहले हमें देख लेना है। फिर से कौन सा है आउटर मोस्ट शेल? हमारा ये 2s और 2p, ये आउटर मोस्ट शेल यानी बाह्यतम कोश है, अंतिम शेल। देखो आउटर मोस्ट शेल को ही बैलेंस शेल कहा जाता है, और बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और बैलेंस शेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। वह शेल जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, वही शेल बैलेंस शेल कहलाता है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उपलब्ध होते हैं, वो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो देखो आउटर मोस्ट शेल हो गया, हमने लिख दिया यहाँ पर s में 1 ऑर्बिटल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने यहाँ शो कर दिया है। p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और p में चूँकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हमने यहाँ लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके क्या है? इसकी ग्राउंड स्टेट है, अनुत्तेजित अवस्था है। अगर हम देखें कार्बन की अनुत्तेजित अवस्था में कितने अनपेयर्ड हैं हमारे पास? आयुग्मित कितने हैं बताओ? ये अस्तित्व कितने हैं बोलो? 2 हैं। देखो एक ये और एक ये, लेकिन हमें कितने चाहिए? BBT ने तो हमसे ये कहा कि 4 होने चाहिए। तो क्या इस कंडीशन में कार्बन 4 बॉन्ड बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको एनर्जी देंगे। जैसे ही हमने एनर्जी दी तो यहाँ से ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
ये जंप करके कहाँ चला जाएगा, ये p सब शेल में आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ गया, इस p में आ गया। अच्छा, अभी मान लीजिए इस रूम में आप लोग बैठे हैं, इस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाए बहुत ज़्यादा एकदम से, तो आप रुक पाओगे यहाँ? बिल्कुल नहीं रुकोगे, यानी यहाँ से आप दूसरे रूम में जाने की कोशिश करोगे। वैसा इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन और हमारी टेंडेंसी ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। तो जैसे इसकी एनर्जी बढ़ी, ये भी भाग गया दूसरे रूम में। हम कहीं बैठे होंगे, वहाँ की एनर्जी बढ़ेगी, वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम वहाँ से भी भाग जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये कहलाए इसकी एक्साइटेड स्टेट। तो आप देख रहे हो कि एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब यहीं पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाना है। देखो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड हमारे पास अवेलेबल हो गए, और हमें क्या चाहिए, sp3 बनाने के लिए एक s ऑर्बिटल चाहिए और 3 p ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास 1 s ऑर्बिटल है और 1 2 3 p ऑर्बिटल है, यानी ये तीनों और ये s आपस में मिक्स हो जाएंगे और कितने बनाएंगे, नए 4 बनाएंगे। क्योंकि हमें पता है, आपको बताया था रूल में कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए बनते हैं। तो यहाँ 4 ने पार्टिसिपेट किया तो 4 ही नए बन के तैयार हो गए। तो ये कहलाया हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर हम इनमें देखें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, तो अभी कैसे हैं, ब्लैंक हैं। लेकिन क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ऊपर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखो बस यहीं पर क्या होगा, क्लोरीन कितने लगे हैं कार्बन से, 4 लगे हैं ना, और चारों कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो एक देखो यहाँ से ये क्लोरीन आया, इस क्लोरीन ने, अस्तित्व उधर देख लो, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और शेयरिंग की और ये बॉन्ड बन के तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, साझेदारी की, इसने बॉन्ड बना लिया। हाँ, बस बस बस। और इस तरह से चारों क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके, साझेदारी करके क्या बना लेंगे, CCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन के तैयार हो जाता है। अब देखो हमने दिखा दिया कि भाई एक S और 3 P, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हमें इसकी ज्योमेट्री भी बतानी है, ज्यामिति बतानी है कि भाई क्या ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो शुरू में मैंने एक टेबल बनवाई थी कि जब भी कभी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ज्योमेट्री sp3 में क्या होगी, टेट्राहेड्रल, हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। तो देखो भाई यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्यामिति कुछ इस तरह से बना देंगे जो इधर बन रखी है। तो ये टेट्राहेड्रल यूँ करके, ये हमारा एक क्लोरीन ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये, और ये बॉन्ड एंगल यहाँ कितना होता है, 109.28 मिनट होता है, 109 डिग्री 0.28 मिनट। अगर हम इसको बना के देखें, इसकी ज्योमेट्री को, पेन दो जरा, पेन दे दो भाई। तो देखो अगर हम इसकी ज्योमेट्री को बना के देखें कुछ इस तरह, देखो ये ज्योमेट्री कैसे बनती है, कुछ इस तरह से ये बनता है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। ये चतुष्फलक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक क्लोरीन, देखो एक बॉन्ड ये रहा, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ जुड़ गया क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे खड़ा करें तो देखो ये, चाहे ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, ये देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड कौन आ गया, ये वाला ये आ गया, ठीक है, ये, और ये वाला बॉन्ड ये हो गया, और ये तिरछा बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, और ऊपर ये वाला खड़ा हुआ है। तो ये हमारा टेट्राहेड्रॉन बन के तैयार हो जाता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हमने बता दिया पूरा। तो अब हम देखो फिर से वही थ्योरी कैसे लिखेंगे, जो हमने यहाँ पर स्टेप्स किए हैं उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग थ्योरी लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि CCl4 में सेंट्रल एटम, डेफिनेशन तो हमने बता दी, वो लिखेंगे कि भाई जब किसी एक ही एटम के आउटरमोस्ट शेल का एक S और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके, ऊर्जा का पुनर्वितरण करके
करके 4 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो यह प्रक्रिया sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अब देखो CCl4 एग्जाम्पल होता है, तो CCl4 में हमने देखा कि एक सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, और इस सेंट्रल एटम कार्बन से 4 क्लोरीन एटम कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब 4 कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, तो BBT के अकॉर्डिंग कार्बन की ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में कार्बन जब 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड होने चाहिए, लेकिन हमने देखा ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। तो हमने क्या किया, एनर्जी दी, एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन जंप करके P में गया और इस प्रकार से 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। यहीं पर sp3 हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन, एक S 3p पार्टिसिपेट कर लेते हैं और बन के तैयार हो जाते हैं 4 नए, और चारों क्लोरीन आते हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके CCl4 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसकी ज्योमेट्री ये कहलाई टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ CCl4, ठीक है, हिंदी में चतुष्फलकीय बोलते हैं, नोट कर लो। ये तो नोट हो गया पूरा है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, अगला है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। 4 हमने पढ़ लिया, 5 में 3 पढ़ लिया हमने, sp2 और sp3। अब नेक्स्ट है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसको डिफाइन करें, फिर से वही लगभग सेम डेफिनेशन है। हाँ, जब किसी एक ही एटम के आउटर मोस्ट शेल के, हिंदी में बाह्यतम कोश के, एक S 3p और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण करके 4 नहीं, यहाँ 5 बनेंगे, 5 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, तो इसकी ज्योमेट्री मैंने आपको बताई थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। इसमें बॉन्ड एंगल मैंने बताया था, 2 बॉन्ड एंगल होते हैं, 120 डिग्री 120 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल यहाँ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये PCl5 होता है, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब देखो यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस है। अगर मैं आपसे पूछा, बताइए फॉस्फोरस से जो 5 क्लोरीन एटम हैं कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 5 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर हम देखो कुछ इस तरह से, देखो यहाँ क्या है, फॉस्फोरस है, तो ये 5 क्लोरीन एटम कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं, 5 क्लोरीन एटम इस तरह जुड़े रहते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से हम BBT को याद कर लेते हैं। BBT ने हमसे क्या कहा था कि भाई किसी भी एटम में जितने अनपेयर्ड होते हैं उतने ही वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखो फॉस्फोरस है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में यानी बैलेंस शेल में 5 अनपेयर्ड होने चाहिए, तभी ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो हमारा वही सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 15 होता है, ठीक है। याद रखने का तरीका, हिंदी में पा से 15 होता है और पा से फॉस्फोरस भी है, पी से फॉस्फोरस भी आ रहा है, और अगर लिखेंगे पा से पी से 15 भी होता है, ठीक है। दोनों से पी से शुरू हो रहा है। तो भाई यहाँ से लिखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 2 4 10 12 3p3, ठीक है, 3p3। ये हमारा फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। हमें क्या चाहिए, आउटर मोस्ट शेल चाहिए ना। मैंने क्या कहा, बैलेंस शेल कौन होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, बाह्यतम कोश होता है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है यहाँ पर, ये 3s और 3p। इस पर देखो, इसमें 2s भी है, यहाँ 2s
आउटर मोस्ट शेल नहीं है, ये कैसा है, सेकंड लास्ट है ना, तो हमें क्या चाहिए, सेकंड लास्ट, सॉरी हमें चाहिए आउटर मोस्ट शेल, ये सेकंड लास्ट शेल है और आउटर मोस्ट शेल ही बैलेंस शेल कहलाता है। तो हमें अब इससे मतलब है, पिछले वाले एग्जाम्पल जो हम देख रहे थे वहाँ आउटर मोस्ट शेल कौन सा, दूसरा शेल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ गया, इससे नंबर ऑफ शेल भी बढ़ गए, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए तो आउटर मोस्ट शेल हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास S लिया, S में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, P में कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखो भैया 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने अनपेयर चाहिए, 5 चाहिए ना, हैं कितने बताओ भाई, 3 है ना, 3 दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, लेकिन जाएगा कहाँ, अगर हम 3p से आगे बढ़ेंगे तो क्या जाएगा, हमें 3d मिलेगा। कौन मिलेगा, 3d मिलेगा, 3d मिलता है। अब देखो क्या होता है, 3d में कौन है, 0 है, 3d में कौन है, 0 होता है। तो हमने यहाँ पर 3d भी बना लिया। ठीक है, 3d, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ भाई, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स। अभी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसकी क्या कहलाई, ग्राउंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, ये अनुत्तेजित अवस्था में कितने हैं, 3 अनपेयर्ड हैं। हम क्या करेंगे, फिर से इसको एनर्जी देंगे हमेशा की तरह। हमने जैसे ही इसको एनर्जी दी तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, आपका यहाँ से कूदकर D में पहुँचेगा, जाकर D में पहुँचेगा। 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन D में आ चुका है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कहलाई इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब देखो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हो जाते हैं। यहीं पर क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी 1s है हमारे पास, 3p है हमारे पास और d एक चाहिए, तो एक चाहिए जिसमें अनपेयर्ड भी है, हमें ये d ले लेना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 1s 3p और 1d ने पार्टिसिपेट किया, बोलो कितने नए बनेंगे, 5 नए बन के तैयार हो गए, इसमें क्या होगी, सबकी एनर्जी बराबर होगी। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, ये सारे यहाँ आ गए, कुछ इस तरह से। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ये कहलाया हमारे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो यहीं पर क्या होगा, फॉस्फोरस के पास कौन आ जाएंगे, 5 क्लोरीन एटम आएंगे। क्या करेंगे भाई, ये 5 क्लोरीन एटम अपने इलेक्ट्रॉन का इसके साथ शेयरिंग करेंगे, साझेदारी करेंगे। इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन से साझेदारी की, ये बॉन्ड बना लिया, इन्होंने इसके साथ, ऐसे ही 5 क्लोरीन एटम फॉस्फोरस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करके 5 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह से PCl5 का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री कैसे बताई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री अगर हम बनाएं तो यहाँ बना सकते हैं। ये फॉस्फोरस सेंट्रल एटम एक ही आया, कहीं देखिए, यहाँ देखिए फॉस्फोरस, ये हमने पहले ट्राइगन बना लिया। ठीक है, ट्राइगन मतलब एक त्रिभुज बना लिया, एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ये एक ट्राइगन बन गया, त्रिभुज बन गया, और एक बिलो दी प्लेन, एक एबव दी प्लेन। तो कुछ इस तरह से ये त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनके तैयार हो जाती है। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये वाला बॉन्ड एंगल, ये सारे कैसे हैं, ये है और ये है, ये कैसा है, 120 डिग्री है। ये वाली बात करें, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया था ये जो 3 बॉन्ड हैं, ये और ये कैसे कहलाते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स कहलाते हैं, ये सॉरी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहलाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, कौन से वाले, ये 1 2 3, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2
और ये 3, ये कैसे हैं आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। और ये बचे हमारे पास 2, एक ये और ये क्या कहलाए हमारे, यही दोनों एक्सियल बॉन्ड्स कहलाते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है वो एक्सियल बॉन्ड है, और जो ट्राइगन बना रहे हैं वो कैसे हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। और इस तरह से PCl5 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ये ज्योमेट्री क्या है हमारे पास, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ऑफ PCl5। ठीक है, तो इस तरह से ये sp3d का एग्जाम्पल PCl5 हो जाता है। इसे भी